Hello students, welcome back to Prepon. I am Rahul Swarup. I take classes on Indian history and Indian polity for UPSC exams. I have been teaching for the last 22 years. I have trained a large number of students for these examinations. These days for prelims 2024, I am covering certain MCQs on the basis of themes in the subject. Rather than covering the whole subject, we shall discuss the themes. This way the particular theme is discussed in a very comprehensive way, and any type of questions which is asked in the exam we can cover very well. So today's theme is in modern India, economy, trade and commerce in the time of modern India. Usually UPSC focuses on these areas and questions are asked. So we shall discuss East India Company's trade during 18th and 19th century conditions of India. So question number 1. During the 19th century, Indian economy was transformed according to the developing industrial economy of British. In the early stage of 19th century, जो इंडियन इकॉनमी थी, इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द डेवलपिंग इंडस्ट्रियल इकॉनमी ऑफ ब्रिटेन. जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसे इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था के अनुसार डेवलप किया गया था. पहला स्टेटमेंट. Indian industries were also benefited as exports of Indian goods increased at a faster pace. और जब इंग्लैंड की इकॉनमी के लिए इंडियन इकॉनमी सप्लायर बन गई थी तो उससे इंडियन इकॉनमी का भी फ़ायदा हुआ था. इन जो भारतीय उद्योग हैं उनको फ़ायदा हुआ और बड़े स्तर पे भारतीय उद्योग डेवलप होने लगे. तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि इंडिया हैड बिकम द कॉलोनी एंड इंडियन इकॉनमी वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड एज पर द इमर्जिंग नीड्स ऑफ इकॉनमी ऑफ इंग्लैंड, बट इट डिड नॉट बेनिफिट इंडियन इंडस्ट्रीज. इंडियन इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी, उनको डेवलप होने ही नहीं दिया गया था और यहाँ के इंडस्ट्रियल सेटअप जो थोड़ा बहुत था उसे दबा दिया गया था और भारतीय अर्थव्यवस्था का ऐसे इस्तेमाल होता था जिससे जो रिक्वायरमेंट ऑफ इकॉनमी ऑफ ब्रिटेन है वो फुलफिल हो सके. तो पहला इसका आंसर, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही नहीं है. मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस भी दे रखे हैं. यूजुअली दीज क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम all important books on Indian history, NCERT class 12th, very important. सुमित सरकार मॉडर्न इंडिया किताब है, उससे क्वेश्चंस लिए हैं. बिपिन चंद्रा की एक बड़ी बुक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उससे लिए हैं. तो दीज बुक्स यूजुअली आर यू कैन से कंसल्टेड बाय यूपीएससी व्हेन दे आर फ्रेमिंग क्वेश्चंस. और भी जो किताबें हैं उनको भी कंसल्ट किया है. तो ये दिस एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन गिवन एंड द सेंटेंसेस यूजुअली हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स themselves. Consider the following statements about the conditions in India in the 18th century. 18th century इंडिया की conditions के बारे में एक 4 स्टेटमेंट थी, 2 स्टेटमेंट हैं. The balance of trade was favorable to India as India exported more than it imported during the major period of 18th century. 18th century में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो इंडिया के फेवर में था क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था और इंडिया इंपोर्ट ना के बराबर करता था. 18th सेंचुरी की बात हो रही है जब यूरोपियन कंपनियां भारत में आके स्थापित होने लगी हैं. इन द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिया वॉज वन ऑफ द मेन सेंटर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड इंडस्ट्री. और 18th सेंचुरी के समय पूरी विश्व के व्यापार में भारत बहुत अहम स्थान रखता था. रशिया के राजा ने तो कहा ही था, द ट्रेड ऑफ इंडिया इज द ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड एंड ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड इज द ट्रेड ऑफ इंडिया. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट ना के बराबर करता था और इंडिया सबसे इम्पॉर्टेंट धुरी था वर्ल्ड व्यापार का इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी. दोनों ही सही हो जाते हैं. सी इज द आंसर. सिंस इंडिया वॉज on the whole self-sufficient in handicrafts and agricultural products, it did not import foreign goods on a large scale. On the other hand, its industrial and agricultural products had a steady market abroad. Consequently, it exported more than it imported. Its trade was balanced by the import of silver and gold. In fact, India was known as the sink of precious metals. In fact, at the dawn of the 18th century, India was one of the main centers of world trade and industry. Taken from NCERT books. Next question. The British policy towards India in the early phase of 19th century was influenced by. Early phase of 19th century में जो अंग्रेज़ों की नीति होती थी उसमें क्या फैक्टर्स उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? फ्री ट्रेड प्रिंसिपल और लेसेस फेयर. एक फैक्टर तो ये है कि 19th सेंचुरी के समय की भारत का व्यापार इंग्लैंड की सारी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है, एक फैक्टर ये था.
सुपीरियरिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी इन सिविलाइजिंग इंडिया। दूसरा जो इवेंजेलिकल थॉट चल रहा था कि इंडियन सिस्टम को हम सिविलाइज करें, उसे इवेंजेलिकल मूवमेंट जो इंग्लैंड में चल रहा था, ये भी फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा था उनकी पॉलिसी को। डोमिनेंट कंसर्न्स ऑफ राइजिंग इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, जो वहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, वहाँ जो उद्योग बनते जा रहे थे, उनका जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से पॉलिसी बन रही थी। राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, और जो भारतीय राज्य थे इस समय, उसमें जो एजुकेटेड क्लास थी वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर रहे थे इस समय इंडियन की पॉलिटिक्स को। तो एक ये भी एक फैक्टर है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेसेस फेयर की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी का बोलबाला था और वो भारत को ट्रांसफॉर्म करने लगे थे अपनी क्रिश्चियनिटी के थॉट में, ताकि वो ब्रिटिश कल्चर के, ब्रिटिश गुड्स के एडमायरर बन जाएं, उसे फॉलो करने लगे। लेकिन डोमिनेंट कंसर्न्स ऑफ, और बिल्कुल सही है, इंग्लैंड की कंपनियों के हिसाब से यहाँ के व्यापार को डेवलप करते थे। राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट, ये सही नहीं है। अभी मिडिल एजुकेटेड क्लास जो है वो 19वीं सेंचुरी में इंडियन स्टेट्स की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने लगी है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वो अभी भी अपने मेडिवल थॉट में, मेडिवल मेथड से चल रही थी। तो चौथा जो फैक्टर है वो सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। However, the educated middle class around this time did not have any influence on the political affairs of Indian states, which were still governed by the medieval notions of politics. So this is again from NCERT. Consider the following statements about the permanent settlement of 1793. Initially it was implemented only in Bengal and Bihar. बात हो रही है जमींदारी व्यवस्था की। शुरू में ये बंगाल बिहार में ही इस्टेब्लिश किया गया था, शुरू किया गया था। It was based on the fixed rate of revenue which the जमींदार्स could collect from the cultivators. इस पॉलिसी के तहत जमींदारों को दिया गया था कि आप किसानों से इतना ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तीसरा, द कल्टिवेटर्स पेड द रेवेन्यू एज पर द पट्टा और लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो देना होता था किसानों को, जमींदार को, वो एक पट्टे पे, एक लीगल डॉक्यूमेंट पे मेंशन था, उतना ही ईस्ट इंडिया कंपनी को किसानों को देना है। तो ये बिल्कुल सही है कि शुरुआत में तो ये बंगाल बिहार में ही इस्टेब्लिश हुआ था, बाद में बनारस वगैरह में, कुछ मद्रास के कुछ हिस्से में आगे बढ़ा दिया गया था। तो पहला सही है। इसमें ज़मींदार को रेवेन्यू कलेक्शन करने का अधिकार था, लेकिन वो कितना लेगा उसके लिए बोला तो गया था कि आपको एक पट्टा इशू करना पड़ेगा, लेकिन ज़मींदार ऐसा कोई पट्टा इशू नहीं करता था। तो ये फिक्स्ड रेवेन्यू सिस्टम है, ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं किया गया था। और कल्टिवेटर्स पेड द रेवेन्यू एज पर द पट्टा एंड पट्टा वॉज नेवर इशू। तो इसमें जो फर्स्ट एंड जो इसका स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही है? तो पहला ही सही है, बाकी दोनों गलत हो जाते हैं। तो इनमें कौन सा इनकरेक्ट है? 2 and 3 आर नॉट करेक्ट। No rate of taxation was mentioned in any document which the zamindars could collect from the cultivators. It was initially mentioned in Bengal, Bihar, later extended to Odisha, Banaras and some parts of Madras province. In the context of East India Company's trade in Bengal, the term private trade refers to, बंगाल के व्यापार में प्राइवेट ट्रेड का मतलब क्या होता था? ट्रेड परमिशन टू कंपनी गिवन बाय इंडियन रूलर्स थ्रू अ फरमान, व्यापार करने का अधिकार कंपनी को दिया फरमान द्वारा, वो है। या ट्रेड परमिशन टू सर्वेंट्स ऑफ कंपनी टू एंगेज इन ट्रेड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ द कंपनी, या कंपनी के सर्वेंट्स को वो अधिकार देना कि कंपनी के व्यापार के अलावा आप प्राइवेट व्यापार भी कर सकते हैं। दूसरा, ट्रेडिंग परमिट्स विच अलाउड इंडियन मर्चेंट्स टू ट्रेड विद कंपनी, या इंडियन मर्चेंट्स को व्यापार करने का अधिकार देना। या ट्रेड बाय कंपनीज सर्वेंट्स विच वॉज ऑफिशियली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, या कंपनी का वो व्यापार जो टैक्सेस से इनिशियली एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था, वो इसका आंसर है। तो प्राइवेट ट्रेड का मतलब है कि कंपनी जो दस्तक पासेस होते थे वो तो कंपनी के व्यापार के लिए थे, लेकिन जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं वो कंपनी के व्यापार के साथ साथ जो अपना पर्सनल ट्रेड कर सकते थे उसे कहते थे प्राइवेट ट्रेड। तो इसका आंसर बी हो जाता है, ट्रेड परमिशन टू सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी टू एंगेज इन ट्रेड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ द कंपनी। बी इज द आंसर। Which of the following was not one of the motives of imposition of subsidiary alliance on Indian states by the British? इनमें से कौन सा सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस का मोटिव नहीं था? पहला,
टू काउंटर द राइजिंग इन फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडियन स्टेट्स, बिल्कुल सही है। फ्रांसीसियों का दोबारा अधिकार बढ़ने लगा था, इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था, उसको काउंटर करना था, बिल्कुल सही है। बहुत से राज्य फ्रांसीसी अफसरों को और सैनिकों को अपने यहाँ भर्ती करने लगे थे, एक तो ये था। टू इम्प्रूव द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करना है, ये उद्देश्य नहीं हो सकता है। बी इज द आंसर। टू मेंटेन इट्स ट्रूप्स एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये भी सही है, उद्देश्य था। टू कंट्रोल डिप्लोमेटिक अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, तो A तो हो जाते हैं, बी उद्देश्य नहीं था। दे जस्ट वॉन्टेड टू कैप्चर इंडियन स्टेट्स इन ऑल द डायमेंशंस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने वाला कोई मकसद इसमें नहीं दिखाई पड़ता। Which of the following statements are not correct about economic effects of British rule on it? एग्रीकल्चर में इनपुट के तौर पर डालता था ताकि एग्रीकल्चर इंप्रूव हो जाए, तो ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तो पहला, पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लेसेस फेयर प्रमोटेड इंडियन कैपिटल, ये गलत है। इंग्लैंड की कंपनियों को फायदा हुआ, भारत में तो जो उद्योग था उसे और ख़त्म कर दिया गया था, पहला सही नहीं है। ये सही है कि जब इंग्लैंड की कंपनियों के हिसाब से यहाँ पर एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज किया गया था तो एग्रीकल्चर कमर्शलाइज हो गया। अब इंग्लैंड ज़्यादा फोकस कैश क्रॉप्स के कल्टीवेशन पे देता था, तो ये पहल दूसरा सही है। और परमानेंट सेटलमेंट की वजह से जो ज़मींदारों को अधिकार था कि 89% ऑफ द रेवेन्यू जो इकट्ठा करेंगे वो हमें दे देंगे, इसके ऊपर आप जो भी ले लें, जो भी एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो आपके पास जाएगा, तो ज़मींदार मोटिवेटेड होगा कि एक्स्ट्रा पैसा मैं लेकर एग्रीकल्चर में लगा दूंगा, उससे मुझे फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए ये कहना कि एग्रीकल्चर इंप्रूव हो गया था बिकॉज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, इसका उल्टा हुआ था रादर। तो इसमें जो पहला गलत है, दूसरा गलत, तीसरा गलत है, दूसरा सही है बस। तो इनमें से कौन से करेक्ट नहीं है? तो 1 and 3 आर नॉट करेक्ट, तो सी इज द आंसर। Consider the following statements about India in the 18th century. Through European companies, India imported foreign goods on a large scale. 18th century में भारत बहुत सारे गुड्स इंपोर्ट करता था यूरोप से कंपनियों के जरिए। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। भारत को कुछ नहीं चाहिए था, भारत बल्कि एक्सपोर्ट करता था दुनिया को, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। The regional kingdoms that arose after decline of Mughals provided stable conditions for the development of trade with the Europeans. मुग़लों के बाद जो ऑटोनोमस किंगडम्स बन गए थे, ख़ास तौर से बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है, और भी राज्य हैं, उन्होंने फिर जो ख़त्म होती हुई मुग़ल व्यवस्था थी उसके बाद जो छोटे छोटे राज्य आ गए थे, उन्होंने इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव हालात पैदा कर दिए थे जिससे व्यापार काफ़ी बढ़ा था। तो रीजनल किंगडम्स दैट अरोज आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर प्रोवाइडेड स्टेबल कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, ये गलत है। ये कंडीशंस तो और डेप्लीटेड थी, तो उसकी वजह से व्यापार बढ़ने लगा, स्टेबिलिटी नहीं थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, नाइदर 1 and 2। During the course of 18th century European trade in India, दादनी सिस्टम ऑफ was meant what? 18th century के इंडिया में दादनी सिस्टम क्या होता था? सिस्टम ऑफ एडवांसेस टू क्राफ्ट्समैन, सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन बाय कंपनी सर्वेंट्स, सिस्टम ऑफ इलीगल सेल ऑफ ड्यूटी फ्री पासेस बाय द कंपनी सर्वेंट्स और नन ऑफ द अबव। दादनी सिस्टम का मतलब है कि जो कारीगर हैं उन्हें एडवांस दे दिया जाता था, और ये कहते हुए कि ये एडवांस है, अपने टूल से आप सामान बनाकर हमको दे दीजिए। तो ये जो एडवांस देते थे क्राफ्ट्समैन को, जो कंपनी के एजेंट वगैरह होते थे, इसे ही दादनी सिस्टम कहा जाता था। तो ए इज़ द आंसर। आपको हम पैसा देते हैं एडवांस में, आप इससे कच्चा माल खरीद लीजिए, सामान बना के हमको इसे दे दीजिए, और आपके अपने औजार वगैरह इस्तेमाल करेंगे, बाद में आपको फुल पेमेंट हो जाएगा। ये जो एडवांस वाला सिस्टम था क्राफ्ट्समैन को, इसे दादनी सिस्टम कहते थे। Which of the following trade were covered by दस्तक passes issued during 18th century? दस्तक पासेस जो जारी बंगाल से जारी हुए थे या फर्रुख सियार के फरमान से थे, उसका कौन सा ट्रेड कवर होता था? कंपनीज ट्रेड ओनली, प्राइवेट ट्रेड बाय कंपनीज मर्चेंट्स, कंपनी के व्यापारी जो कंपनी के व्यापार के अलावा व्यापार करते थे वो भी कवर्ड था, इंडियन मर्चेंट्स का व्यापार भी कवर्ड था। तो हमको बात पता है, सिर्फ कंपनी के व्यापार के लिए ये दस्तक पासेस जारी किए गए थे, प्राइवेट ट्रेड इसमें कवर नहीं था। बाद में बैटल ऑफ प्लासी वगैरह के बाद हालात बदले थे तो होने ही लगा था, लेकिन इनिशियली कवर्ड नहीं था। इंडियन मर्चेंट्स का व्यापार भी कवर्ड नहीं था। तो जो अंग्रेज़ प्राइवेट ट्रेड करेंगे, इनको टैक्स देना पड़ेगा टोल चौकी पे, भारतीयों को देना ही पड़ता था। सिर्फ कंपनी का व्यापार का जो सामान है
उसका आवागमन फ्री कर दिया गया था, क्योंकि कंपनी एक मुश्त पैसा सालाना तौर पे दे दिया करती थी। तो इसमें सिर्फ ए इज़ द आंसर, 1 इज़ द आंसर। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम NCERTs एंड अदर बुक्स। यूजुअली सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम। आई होप यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोज़। ये क्वेश्चंस आपको रिवीजन अच्छा करा रहे हैं, आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो इनको आप रिवाइज करिए, और भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, रिवाइज कीजिए, दे विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।